वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैंडम मार्टिन के चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस भी इसे कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसके यूजेस के, उसकी पहचान क्या है और कहां कहां पे वो इस्तेमाल होता है। तो ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, ये आने वाले जमाने में यानी कि फ्यूचर में उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि जो होनी ही होनी है या जो होंगी उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कि वो एज अ फैक्ट जिसे कहते हैं कि एक हकीकत के तौर पे मानी जाती हैं जो चीजें, और उनका होना जो है वो फ्यूचर में पाया जाएगा कि वो अभी होंगी। तो एग्जाम्पल से इसको मजीद क्लियर करते हैं। क्या बात है जी, इसमें डिस्कस की गई जो वो पहली बात है, पहली एग्जांपल है, आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, कि मैं अगले हफ्ते 20 साल का हो जाऊंगा, इसका ये मतलब है। तो इसमें क्या है जी, इसमें एक फ्यूचर जो है, फ्यूचर में एक ऐसा काम है जिसको फैक्ट के तौर पे बयान किया जा रहा है, और एक ये ऐसा काम है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की एज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बढ़ेगी और बढ़ेगी, और वो आने वाले हफ्ते में अगर 20 उसकी एक किसी खास शख्स की उम्र 20 साल हो रही है तो वो होगी, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं वो काम जो कि फ्यूचर में होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, और उन कामों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और उनको हम एज अ फैक्ट ही मानते हैं। दूसरी एग्जांपल, इट विल बी दिवाली इन अ वीक, कि एक हफ्ते में जो है दिवाली होगी। तो दिवाली ने होना ही होना है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और होगी भी फ्यूचर में, एक हफ्ते के बाद है या एक हफ्ते में है। तो ये भी एक फैक्ट है और फ्यूचर में होने वाला काम है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आ गया है। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल है, वी विल नो आवर एग्जाम रिजल्ट्स इन मई, हम मई में अपने एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको जानेंगे, या हमें मई में अपने रिजल्ट्स का पता चलेगा। तो ये भी एक ऐसा काम है जो कि फ्यूचर में होगा, और इसको एज अ फैक्ट ही, एक हकीकत के तौर पे बयान किया जा रहा है कि ये होगा ही होगा, मई में हमारे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होना हो और उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और उसको एक फैक्ट के तौर पे, एक हकीकत के तौर पे हम मानते हो, तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में वो काम आते हैं, और उन कामों के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। मजीद इसके यूजेस देखते हैं जी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के, कि ये कहां कहां पे इस्तेमाल होता है। तो इसको हम जब ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिस पे हम सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, जब होगा का सीन हो, कि जिस चीज के बारे में हमें यकीन हो कि ये ऐसा होगा, या हम सोच रहे हो कि ये ऐसा होगा, तो वो काम जो हम फ्यूचर में सोच रहे हो कि ये ऐसे ऐसे होंगे, तो उन चीजों को शो करने के लिए या उन कामों को शो करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। कैसे, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पहली एग्जांपल है, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच। अब ये क्या है, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी सोच है, मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीतेगा। तो इसके लिए मैंने फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को इस्तेमाल कर दिया। दूसरी एग्जांपल है, आई एम श्योर हेलन विल गेट फर्स्ट प्राइज, कि मैं श्योर हूं, मुझे यकीन है इस बात का, जो हेलन है वो पहला इनाम जीतेगी। तो ये क्या है, ये मेरा एक बिलीव है, जो कि मैं यूं कह लें कि एक मेरा बिलीव है, जो कि मैं सोच रहा हूं कि ऐसा ऐसा फ्यूचर में होगा, कि हेलन जो है, लेट्स सपोज वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है, और उसको मेरे ख्याल में ये है कि वो जो फर्स्ट प्राइज है वही जीतेगी, तो इसलिए मैं बिलीव कर रहा हूं। तो ऐसे बिलीव को या आपकी थिंकिंग को, जिसका होना फ्यूचर में पाया जाए, शो करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे आपने नोट करना है दोनों एग्जांपल्स में, पहले एग्जांपल में आई थिंक और दूसरी एग्जांपल में आई एम श्योर। तो ये जो दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं ऐसे क्लॉजेज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, या प्रोबेबली। जैसे कि हम प्रोबेबली को अगर यूज करें, प्रोबेबली पाकिस्तान विल विन द मैच, के इसमें प्रोबेबली का मतलब होता है कि शायद, तो कि शायद पाकिस्तान मैच जीतेगा। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो भी हम इस्तेमाल, या इस तरह के क्लॉजेस जो हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आई थिंक या आई एम श्योर की जगह पे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम थिंक या बिलीव कर रहते हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, या गुमान होता है हमारा कि वो ऐसे होगा, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो इस्तेमाल है इस टेंस का वो ये है कि कोई ऐसा काम जो हम जब बोल रहे हो उसी वक्त उसका डिसीजन लें,
कि एक ऐसा काम जो मैंने अभी अभी सोचा कि मैंने अभी करना है। जैसे एग्जांपल से ये मजीद क्लियर होगा कि इट इज रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अब ये दो सेंटेंसेज हैं। इट इज रेनिंग ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये एक सिचुएशन है, और उस सिचुएशन के रिजल्ट में जो आगे काम हो रहा है उस काम को शो करने के लिए जो टेंस है वो जो इस्तेमाल किया वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। वो क्या है जी? आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अब ये जो आई विल टेक एन अम्ब्रेला है, ये वाला जो टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्यों इस्तेमाल कर दिया? ये तो अभी अभी की बात है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वहां पे भी इस्तेमाल होता है जब आप अभी अभी डिसीजन लें कि मैं अब ये करूंगा या मैं अब ये करने लगा हूं। इसी तरह की सिचुएशन दूसरी एग्जांपल में आप देखें, मिस्टर सिन्हा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट आई विल वेट। ओके, अब ये मिस्टर सिन्हा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस नहीं है, ये एक सिचुएशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है, और उसके रिजल्ट में जो आ रहा है वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। कैसे? मिस्टर सिन्हा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, कि मिस्टर सिन्हा जो है वो अभी बहुत बिजी हैं। आगे से जो बंदा है, लेट्स सपोज, वो कह रहा है कि ऑल राइट ठीक हो गया, आई विल वेट। अब ये जो आई विल वेट, अब ये जो आई के साथ शॉर्ट फॉर्म में डबल एल लगा होता है, ये आई विल वेट या आई शैल वेट। आई के साथ विल भी इस्तेमाल हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, शैल भी होता है, लेकिन आई विल वेट का मतलब है मैं इंतजार करूंगा। अब ये जो आई विल वेट है यही एक्चुअली में फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ऑल आई विल वेट, कि मैं इंतजार करूंगा। तो ये है क्या? ये डिसीजन है जो वहीं पे उस बंदे ने लिया है। सिचुएशन क्या देखी है कि वो बंदा बिजी है जिससे उसने मिलना था, तो उसने वहीं पे ये डिसीजन लिया है, ओके आई विल वेट। तो आई विल वेट यानी कि आई विल वेट या आई शैल वेट। तो उसके लिए भी हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके यूजेस के हवाले से था। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं, और इस टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो दो हैं, विल और शैल। और इस तरह हमारी जो पहली एग्जांपल है हम देखते हैं वो है अली विल ईट ब्रेड, मतलब अली रोटी खाएगा। तो अली के साथ विल आ गया, अली जो हमारा सब्जेक्ट है, विल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ईट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म V1, और ओ ब्रेड यानी कि ऑब्जेक्ट। अली विल ईट ब्रेड, अली रोटी खाएगा। दूसरी एग्जांपल, वी शैल ड्राइव कार, हम कार चलाएंगे। अब वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, वी के साथ शैल आएगा, और हेल्पिंग वर्ब शैल आ गया विल और शैल में से, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्राइव आ गया, और कार जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम कार चलाएंगे, वी शैल ड्राइव कार। तीसरी एग्जांपल है शी विल टीच मैथ, कि वो मैथ पढ़ाएगी। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, विल और शैल में से विल यहां पे लगाएंगे हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म टीच आ गया, और ऑब्जेक्ट हमारा मैथ है, तो वो मैथ पढ़ाएगी, शी विल टीच मैथ। अब अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, वो कैसे बनेंगे? तो वो सिंपल है, उसमें सिर्फ एक एडिशन करना है। वो क्या करना है जी? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, और आपके सिंपल से नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। कैसे? एग्जांपल है हमारे पास, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब वही हमारे विल और शैल है, उसके बाद हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। पहली एग्जांपल है, वही जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं के हमने नेगेटिव बनाए हैं। पहली एग्जांपल है अली विल नॉट ईट ब्रेड, किया क्या हमने? अली वही हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से विल आ गया, प्लस विल के बाद हमने नॉट का इजाफा किया और हमारा नेगेटिव बन गया, प्लस ईट वही वैसे का वैसा, और ब्रेड यानी रोटी ऑब्जेक्ट हमारा वैसे के वैसा। अली विल नॉट ईट ब्रेड, अली रोटी नहीं खाएगा। वी शैल नॉट ड्राइव कार, हम कार नहीं चलाएंगे। शी विल नॉट टीच मैथ, वो मैथ नहीं पढ़ाएगी। तो किया क्या हमने? शी वैसे का वैसा, विल वैसे का वैसा, बस नॉट का इजाफा किया विल के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, और टीच भी वैसे का वैसा, मैथ भी वैसे का वैसा। तो सिंपल सेंटेंसेस में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करने से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, तो वो कैसे बनेंगे? उसमें एक छोटा सा आपने चेंज करना है। वो क्या करना है जी? जो हमारा सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और जो सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस कर दें, यानी उनकी जगह चेंज कर दें।
सब्जेक्ट की जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब को ले जाएं और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपने जरूर ऐड करना है जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क एट द एंड जरूर होता है, एंड पे जरूर आपने ऐड करना होता है। तो एग्जांपल वही जो हमारी एग्जांपल थी उन्हीं का हमने क्वेश्चन मार्क्स बना के उन्हीं का हमने इंट्रोगेटिव बना लिया। तो पहली एग्जांपल है हमारी विल अली ईट ब्रेड, क्या अली रोटी खाएगा। तो किया कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा था ऑक्सिलरी वर्ब वो शुरू में आ गया, विल शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा अली आ गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ईट आ गई है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है ब्रेड आ गया है, और इंट्रोगेटिव में हमने एट द एंड यानी कि एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान का एडिशन जरूर करना होता है। तो एंड पे हमारा सवालिया निशान आ गया और हमारा ये जो जुमला था ये अब क्वेश्चन यानी कि एक सवाल बन चुका है, एक सवालिया जुमला बन चुका है। विल अली ईट ब्रेड, क्या अली रोटी खाएगा। शैल वी ड्राइव कार, क्या हम कार चलाएंगे। विल शी टीच मैथ, क्या वो मैथ पढ़ाएगी। अब विल शी, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल में से एक लगाना होता है हमने। सब्जेक्ट हमारा शी है, टीच क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म है टीच पढ़ाना, और मैथ ऑब्जेक्ट है हमारा, और उसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क को ऐड किया और हमारा ये एक सवाल बन चुका है। विल शी टीच मैथ, क्या वो मैथ पढ़ाएगी। अब हम देखते हैं इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स को यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स को। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शैल। अब हम देखेंगे कि विल कहां पे इस्तेमाल होता है और शैल कहां पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देखते हैं शैल को। तो शैल का जो इस्तेमाल है वो एक ही है, वो क्या है जी, फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर भी और प्लूरल भी, उसके जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके साथ शैल आएगा। सिर्फ और सिर्फ शैल का यही इस्तेमाल है। शैल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि आई और वी के साथ शैल आएगा। एग्जांपल्स से देखते हैं, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। वी शैल ईट ब्रेड, हम रोटी खाएंगे। तो क्या है आई और वी के साथ शैल आ गया। अब जो दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। विल कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ, बाकी जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। बाकी दूसरे हैं जी सेकंड, जो सेकंड पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल, उसके पर्सनल प्रोनाउंस यानी एक ही है यू। सेकंड पर्सन जो है उसका सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन एक ही है, यू वाई और यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं यानी ही शी इट और दे, इन सब के साथ विल ही आएगा। तो यू ही शी इट या दे या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सब के साथ विल लगाएंगे आप जो हेल्पिंग वर्ब है। तो एग्जांपल से क्लैरिफाई करते हैं, यू विल विन द मैच। यू क्या है हमारे पास सेकंड पर्सन, सिंगुलर भी वही है प्लूरल भी वही है, तो यू सेकंड पर्सन आ गया, उसके साथ विल लगा दिया हमने, यू विल विन द मैच, तुम मैच जीतोगे। ही विल ड्रिंक वाटर, वो पानी पिएगा। तो ही क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और शी ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर लेकिन ये फेमिनिन जेंडर के लिए, और ही जो है वो मैस्कुलिन यानी मुजक्कर के लिए, और शी मुन्नस के लिए। शी विल ड्रिंक वाटर, वो पानी पिएगी। इट विल ड्राई द फ्रूट्स, ये जो इट विल ड्राई द फ्रूट्स का मतलब है ये फ्रूट्स को ड्राई कर देगा या सुखा देगा आप कह सकते हैं। तो इट के साथ भी विल आ गया। इसी तरह अगर दे होता तो दे के साथ भी विल लेता, दे विल डू देयर होमवर्क, तो दे के साथ भी हमने विल लगाना था। और अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या नाउन होता यानी कि जैसे अली विल विन द मैच, अली एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो अली विल विन द मैच, अली के साथ भी विल आएगा। और अगर मोर देन वन होते थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल होते यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर भी विल आएगा, स्टूडेंट्स विल विन द मैच। अगर आप दरिया को कूजे में बंद करें, मतलब इसको याद करने के एक सिंपल और सादा सा तरीका वो ये है कि आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सब के साथ जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस और जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल आएगा। लेकिन आपको ये बात भी एक ध्यान में रखनी है कि आप मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी आपको विल का इस्तेमाल नजर आ जाएगा कहीं कहीं, लेकिन शैल जब भी आप इस्तेमाल करेंगे वो आई और वी के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हुआ।